Hello everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पेडागोजी के 10,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपके पेडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा। सो ये उसी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लिंक पे जाके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विथ क्वेश्चन नंबर 21। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है वो फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है, सो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, द रोल ऑफ डैश इज़ टू टीच चिल्ड्रेन टू बिहेव इन अकॉर्डेंस टू द एक्सपेक्टेशंस टू देयर एज। स्टूडेंट्स, ये DSSP PRT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वो क्या चीज़ है जो कि बच्चों को बताता है कि आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग किस तरह का बिहेवियर शो करना है। A वैल्यूज़, B क्रिटिकल थिंकिंग, C डिसिप्लिन या फिर D मोटिवेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो कि एज लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करती है। किस एज पे आपको किस तरह से बिहेव करना है ये हमें डिसिप्लिन से ही पता चलती है। सो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू देयर एज की बात करी गई कि आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग किस तरह का बिहेवियर शो करना है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन C डिसिप्लिन, क्योंकि इसी से ही हम एज के अकॉर्डिंग बिहेवियर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी वॉज गिवन बाय। सो स्टूडेंट्स, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। आपको बताना है कि वो साइकोलॉजिस्ट कौन है। A पावलोव, B हल, C स्किनर या D थॉर्नडाइक। सो स्टूडेंट्स, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी जो है ये पावलोव द्वारा दी गई थी। उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके सलाइवा को मेजर किया था, उसके बाद एनालाइज किया था और लास्ट में सॉल्यूशन पर आए थे। सो द करेक्ट आंसर इज़ A पावलोव। उन्होंने ही क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली एब्सेंट योर क्लास, यू विल हैंडल दिस सिचुएशन बाय। ये KVS PRT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, वो आपकी क्लास में ज़्यादातर एब्सेंट रहता है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। A रिपोर्टिंग द मैटर टू द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल को आप इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। दिस कैन बी हेल्पफुल, बट ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रिंसिपल एक बार उन बच्चों को समझा देगी या पनिश करके छोड़ भी देगी या उनको स्कूल से भी रेस्टिकेट कर देगी या सस्पेंड कर देगी, तो वो बच्चे और ज़्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो हो सकता है बदले में कुछ और डबल एक्शन ले लें। साथ ही प्लस उनकी जो पढ़ाई मिस होगी उस टाइम पीरियड के बीच में, वो तो होगी ही होगी, तो बच्चे का ही लॉस है। तो दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। B इज़ इन्फॉर्मिंग देयर पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो काम हो रहा है कि बच्चे क्लास से एब्सेंट हो रहे हैं, ये स्कूल के अंदर हो रहा है। घर से स्कूल आ रहे हैं, स्कूल में भी है, लेकिन क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हम पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं, इट कैन बी हेल्पफुल, लेकिन ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्कूल की है। सो टीचर को ही ये चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। C इज़ अंडरटेकिंग एन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होगा कि आप उनकी रीज़न को जानेंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और फिर एंड में सॉल्यूशन पर आएंगे। सो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। D इज़ लिविंग देम एट देयर ओन फेट, कि बच्चों को उनके हालात पर छोड़ दिया जाए, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। इस तरह का जो ये आपका एटीट्यूड है, ये लेके आने से। सो स्टूडेंट्स, D तो बिल्कुल ही गलत है। C इज़ द करेक्ट आंसर, कि आप उनके प्रॉब्लम को जानो, उसको एनालाइज करो और फिर सोल्यूशन पर पहुंचो। सो द करेक्ट आंसर इज C अंडरटेकिंग एन एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैव इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, विच लॉ ऑफ हेरिडिटी स्टेट्स दिस। स्टूडेंट्स, हेरिडिटी के कुछ लॉज हैं, जिनमें से एक लॉ है लाइक बेगेट लाइक की, जिसमें कि ये कहा गया है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। सो यही हमारा क्वेश्चन कहता है कि पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं और इंटेलिजेंट ही उनके बच्चे हैं। सो ये कौन सी लॉ के द्वारा स्टेट किया गया हेरिडिटी की। A लॉ ऑफ वेरिएशन,
बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सी लाइक बेगेट लाइक, या डी लॉ ऑफ रिग्रेशन? सो द करेक्ट आंसर इज सी लाइक बेगेट लाइक, क्योंकि इसी लॉ में कहा जाता है जैसे पेरेंट्स वैसे ही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक इमोशन है। स्टूडेंट्स, ये सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए फियर, बी अटेंशन, सी स्टिमुलस, या डी मेमोरी? सो स्टूडेंट्स, फियर की एक फीलिंग होती है। जब आप कोई डरावनी चीज़ देखते हैं तो आपके अंदर घबराहट होने लगती है, आपकी घबराने वाली फीलिंग जगती है, डर लगने लगता है आपको। सो फियर इज़ एन इमोशन। बी इज़ अटेंशन। स्टूडेंट्स, अटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड जिसमें कि आप बहुत ध्यान से कोई चीज़ को करते हैं। सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड नॉट एन इमोशन। सी इज़ स्टिमुलस। स्टिमुलस इज़ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक एक्सटर्नल चीज़, बाहरी चीज़ जिसका कि आप रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो एक स्टिमुलस है, तो ये भी कोई इमोशन नहीं है। डी इज़ मेमोरी। मेमोरी स्टूडेंट्स माइंड की क्वालिटी है जिसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको आप स्टोर कर पाते हैं, लेकिन ये कोई इमोशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए फियर, क्योंकि यही हमारे अंदर एक डर की फीलिंग पैदा करता है। सो ए फियर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। डायग्राम्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द टीचिंग एड्स? स्टूडेंट्स, डायग्राम्स आपको बताना है कि कौन सी टीचिंग एड की कैटेगरी में आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डायग्राम क्या चीज़ होती है, जिसको आप एक पेज के ऊपर या एक चार्ट के ऊपर या नोटबुक के अंदर ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम इज़ व्हाट? डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। तो उसको कोई भी चीज़ जब आप पेपर के ऊपर लिखते हैं या आप बनाते हैं तो वो हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए डिस्प्ले बोर्ड्स, बी प्रोजेक्टेड एड्स, सी ग्राफिक एड्स, या डी एक्टिविटी एड्स? सो स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है कि डायग्राम जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में आ गया है? सी ग्राफिक एड्स की कैटेगरी में आ जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी ग्राफिक एड्स। Question number 27 is, which of the following is or are activities that can be used to foster creativity among children? ये DSSP PRT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर 4 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करती है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। फर्स्ट, इन्वेंशन। जब हम कोई भी नई चीज़ बनाते हैं या कोई भी नई चीज़ को डेवलप करते हैं तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमारा माइंड क्रिएटिवली चलता है, क्योंकि वो एक नई चीज़ बना रहा है। सो डेफिनेटली इन्वेंशन क्रिएटिविटी को फॉस्टर करेगा। सेकंड इज़ मल्टीपल यूज़। आप बच्चे को एक चीज़ दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसके कितने यूजेस हो सकते हैं, अलग अलग यूजेस बताने हैं। सो सेकंड, मल्टीपल यूजेस भी उस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करेगा। थर्ड इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन स्टूडेंट्स बेसिकली लिटरेचर में यूज़ होता है जब कोई एक लेटर या एक वर्ड बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल, बिग बास्केट ऑफ ब्लूबेरीज, यहाँ पर जो बी लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। तो ये भी आपका जो है क्रिएटिविटी फॉस्टर कर सकता है। कैसे? कि आप एक बच्चे को कोई एक वर्ड दे दो या एक लेटर दे दो और उसको बोलो कि इससे अलग अलग वर्ड्स बनाए या पोएम बनाए जिसमें कि ये वर्ड बार बार यूज़ होता हो। सो ये भी क्रिएटिविटी डेवलप करता है। फोर्थ इज़ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग में कोई भी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती, क्योंकि बच्चे को एक चीज़ दे दी जाती है, एक स्टडी मैटर दे दिया जाता है और उसको बस वो रटना होता है, वो कोई नई चीज़ नहीं कर रहा उसमें। सो रोट लर्निंग में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1, 2 एंड 3। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें कि ये तीनों ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। सो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डोंट हैव ऑडियो विजुअल एड्स बिकॉज ऑफ डैश। ये कह रहा है कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास की ऑडियो विजुअल एड्स नहीं होती है। ऐसा क्यों है? ए, नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी ऑडियो विजुअल एड में इंटरेस्टेड ना हो। बी इज़ लैक ऑफ फैकल्टी। फैकल्टी का तो लैक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक स्कूल में टीचर तो होते ही होते हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स तो टीचर नहीं यूज़ करने, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी, कॉस्ट। हाँ, ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे हों। जो
ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हों, इसलिए स्कूल उनको ख़रीद नहीं पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। डी इज़ मेंटेनेंस इशू, कि मेंटेनेंस में इतना खर्चा नहीं आता। अगर आप एक बार चीज़ को ख़रीद लोगे तो मेंटेनेंस उसकी चुटपुट छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, कॉस्ट। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास ऑडियो विजुअल एड्स नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और स्कूल उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी कंसिडर्ड बाय द टीचर्स एज अ, ये KVS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं ये टीचर को किस तरीके से यूज़ करने चाहिए। ए, सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेडिशनल टीचिंग, कि जो हमारा पुराना मेथड है टीचिंग का, कि चॉक एंड बोर्ड मेथड कह लो या लेक्चर मेथड कह लो, उसकी जगह पे ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर लो। नहीं। बी, सप्लीमेंट टू अदर डिवाइसेस फॉर टीचिंग, कि अगर जो आप अलग टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं उनको सप्लीमेंट करें, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके टीचिंग को हमारी, तो एक तरह से सप्लीमेंट का काम करते हैं। एक तरह से ये जो बाकी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं टीचिंग में, उनको और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने में हेल्प करते हैं। हाँ, ये हो सकता है। सी इज़ डिवाइस विच सेव्स टीचर प्रिपरेशन, कि टीचर की प्रिपरेशन को कम करने में हेल्प करें, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डी इज़ प्लेजेंट चेंज फ्रॉम क्लासरूम रूटीन, कि जो क्लासरूम का डेली का रूटीन है उससे थोड़ा हटकर हो जाता है, तो ये चीज़ भी नहीं करनी। अगर यही करनी है तो बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम बच्चे का डेली रूटीन चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ किया जाता है अपनी टीचिंग को सप्लीमेंट करने के लिए, अपनी टीचिंग को इन्हांस करने के लिए, अपनी टीचिंग की क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, सप्लीमेंट टू अदर डिवाइसेस फॉर टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। हु इज़ कॉल्ड द चैम्पियन ऑफ नेचुरलिज्म, चैम्पियन ऑफ नेचुरलिज्म किसे कहा गया है। ए, जीन जैकस रूसो, बी, चार्ल्स डार्विन, सी, जॉर्जस हर्बर्ट या डी, ग्रेगर मेंडल। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज़ ए, जीन जैकस रूसो। रूसो को जो है वो एक नेचुरलिस्ट है और उनको चैम्पियन ऑफ नेचुरलिज्म कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। मिडल चाइल्डहुड इज़ द पीरियड फ्रॉम, मिडल चाइल्डहुड जो है वो कौन सी एज से कौन सी एज तक का पीरियड होता है, ये आपको बताना है, और ये सीटेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए, बर्थ टू 2, नहीं, उसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। बी, 2 to 6 years, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। सी, 6 to 12 years, दैट इज़ लेटर चाइल्डहुड और मिडल चाइल्डहुड। डी इज़ 12 years and onwards, दैट इज़ एडोलेसेंस और लेट चाइल्डहुड। समटाइम्स हम मिडल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड को सेम चीज़ बोल देते हैं, और कभी कभी हम एडोलेसेंस को भी लेटर चाइल्डहुड बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मिडल चाइल्डहुड किसको कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 6 to 12 years, जिसको कभी कभी हम लेट चाइल्डहुड भी बोल देते हैं और मिडल चाइल्डहुड भी बोल देते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। गुड हेल्थ एंड वेलबींग इज़ पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ हेरार्की ऑफ नीड्स, कि गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, किस हेरार्की की जो नीड्स थी मैस्लो द्वारा दी गई थी, हेरार्की जो नीड्स की जो हेरार्की थी वो मैस्लो द्वारा दी गई थी, उनमें से अच्छी सेहत कौन सी स्टेज में आप उसको गिनते हैं। ए, एस्टीम नीड्स, बी, सेफ्टी नीड्स, सी, सोशल नीड्स या डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी गुड हेल्थ है वो हमारी बहुत बेसिक चीज़ है, कि अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सेफ्टी नीड में आती हैं कि हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहे। सो बी, सेफ्टी नीड्स इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। डैश इज़ द फर्स्ट स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टार्ट देयर इनिशियल लर्निंग। स्टूडेंट्स, ये DSSP PRT 2019 का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसे हम पहला स्कूल मानते हैं एक चिल्ड्रन का, एक बच्चे का, एक जो चाइल्ड है उसका पहला स्कूल किसे कहा गया है जहाँ पर वो अपनी शुरुआती लर्निंग शुरू करता है। ए, फैमिली, बी, सोसाइटी, सी, प्ले स्कूल या डी, प्राइमरी स्कूल। सो स्टूडेंट्स, सबको पता होगा इस चीज़ का कि ए, फैमिली को जो है फर्स्ट स्कूल माना जाता है किसी भी चाइल्ड का। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, फैमिली। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। NCERT और द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, कि जो NCERT है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बना था।
A 3 October 1959, second B 2 March 1960, C 4 December 1962 या D 1 September 1961. सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज D 1 September 1961 को NCERT जो है वो बना था. क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं. द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन. ये स्टूडेंट्स KVS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो नेशनल एजुकेशन डे है वो हर साल हम कब मनाते हैं. A 2 October, B 11th November, C 30th January या D 31st March. सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज 11th November. 11th November को हर साल हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वर्किंग मेमोरी. इन 4 ऑप्शंस में से वर्किंग मेमोरी किसे कहा जाता है. A लॉन्ग टर्म मेमोरी, B शॉर्ट टर्म मेमोरी, C रॉट मेमोरी एंड D सेंसरी मेमोरी. सो स्टूडेंट्स जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है. क्योंकि कोई भी चीज़ है वो हम लंबे समय तक उसको याद करना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है. लेकिन वर्किंग मेमोरी मतलब जो सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा काम हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी करती है क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है काम करने का हमारा वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है. उसके बाद वो ज़रूरत की चीज़ों को ही ध्यान रखती है, याद रखती है, अदरवाइज़ वो भूल जाती है. सो द करेक्ट आंसर इज़ B शॉर्ट टर्म मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं. चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास. ये CTET 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है कि चिल्ड्रन को क्लास में डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, कि एक क्लास में बच्चों को क्या करना चाहिए क्वेश्चंस के साथ. A बी डिस्करेज टू आस्क, कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने से डिस्करेज करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए क्वेश्चन पूछने का. B नॉट बी अलाउड टू आस्क, कि उनको क्वेश्चन पूछने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए. C बी स्टॉप्ड फ्रॉम आंसरिंग, कि क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो उनका आंसर ना करें, बच्चों को रोका जाए क्वेश्चंस के आंसर देने से. या D बी एनकरेज टू आस्क. सो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स कि बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें. So the correct answer is D, be encouraged to ask questions in the class. Question number 38 देख लेते हैं. Games like passing the secret, asking to do an action at the set of alternate commands, the go game can be used to develop. So students ये different games हैं, जैसे कि passing the secret, आप कान में जा कर के बोलोगे अगले बंदे को एक कोई भी वर्ड है या कोई भी मूवी का नेम है या कोई भी गाने की लाइन्स है, कुछ भी है, वो आप एक अगले बच्चे के कान में बोलते हो, वो फिर सुन के अगले के कान में बोलता है, वो सुन के अगले के कान में बोलता है. इस तरह के गेम्स, या आप बच्चों को कमांड दे रहे हो और आपकी कमांड के ऊपर बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है, इस तरह के जो गेम्स होते हैं वो बच्चों में क्या चीज़ को डेवलप करते हैं. A राइटिंग स्किल्स, B क्रिएटिव स्किल्स, C लिसनिंग स्किल्स या D स्पीकिंग स्किल्स. सो स्टूडेंट्स C लिसनिंग स्किल्स इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर हम पासिंग द सीक्रेट खेल रहे हैं तो बच्चे के कान में हमने उसको बताया है एक सीक्रेट जो कि उसने ध्यान से सुना है, तभी उसने अगले बच्चे को वो सुनाया है और फिर अगले बच्चे ने भी उसको ध्यान से सुना है, तो ये लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज C लिसनिंग स्किल्स. क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं. Which of the following has been used as a means of evolving bureaucratic centralized governance of education by Britishers? कि ब्रिटिशर्स ने अपना जो है गवर्नेंस को और अपने ब्यूरोक्रेसी को इंडिया में डेवलप करने के लिए इनमें से किस चीज़ को यूज़ किया. फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स, सेकेंड रिटन एग्जामिनेशंस. स्टूडेंट्स ये DSSB PRT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने टेक्स्ट बुक्स भी लाई थी स्कूल्स में और रिटन एग्जामिनेशंस भी उन्होंने ही स्टार्ट किए थे ताकि उनकी जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके पढ़ाई के थ्रू. सो द करेक्ट आंसर इज़ बोथ 1 and 2, दैट इज़ ऑप्शन नंबर B. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का. क्वेश्चन नंबर 40th. ऑडियो वीडियो कैसेट्स, माइक्रोफिल्म्स, स्लाइड्स came under which aspect of educational technology? So ET that is educational technology में जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं या माइक्रोफिल्म्स हैं या स्लाइड्स हैं वो किस एस्पेक्ट के अंडर आती हैं.
A सॉफ्टवेयर, B हार्डवेयर, C ICT या D ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं या माइक्रो फिल्म्स हैं या जो स्लाइड्स हैं, ये बेसिकली एक तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये एक तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको कि हम टच नहीं कर सकते। जो कैसेट्स होते हैं उनके ऊपर का जो प्लास्टिक का मटेरियल होता है दैट इज़ हार्डवेयर, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है या जो भी कंटेंट है दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सेम माइक्रो फिल्म्स को हम टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको हम टच नहीं कर सकते। सो दैट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर। सेम वे इज़ द स्लाइड्स। सो स्टूडेंट्स, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एक तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको कि हम अपने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये जो 10,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी और अगली वीडियो को हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। और अगर आज की वीडियो का आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।